बेटे अभी इस्लामियात की एक क्लास, उसके बाद इंग्लिश की तरफ जाएंगे। मैं इंट्रोडक्टरी क्लास आज इस्लामियात के P2 की अभी लेना चाहता हूँ। 15 एक मिनट लगेंगे उसमें। उसके बाद हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सामने तवज्जो प्लीज। कर दो सर। ये क्या चक्कर है? ठीक है। इस्लामियात में बेटे दो पेपर होते हैं। हम लोग P1 पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और P2 पढ़ रहे हैं। मैं बता चुका हूं कि P1 के अंदर ज्यादा फोकस कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है। P2 के अंदर हमारा फोकस होता है हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सहाबा का दौरे हुकूमत है, उस दौर के ऊपर हमारा फोकस होता है। इसके साथ साथ दो और टॉपिक्स आते हैं, मैं इसलिए जो मेजर 4 सेक्शंस बनने चाहिए इस्लामियात के P2 के, मैं पहले वो बनाने लगा। पहली चीज, हमें मेजर टीचिंग्स इन हदीस की बात करनी है। इसमें से दो सवाल बन सकते हैं, दोनों ही कंपलसरी के अंदर आते हैं, Question 1 और Question 2। Question 1 तो लाजमी आना है सलार, वो तो रुक ही नहीं सकता। Question 1 तो लाजमी आना ही आना है। और Question 2 भी कभी कभी कंपलसरी इसी में से आ जाता है। उसके अंदर क्या होता है, आपको थीम बता देते हैं और कहते हैं उस थीम के मुताबिक हदीसों को टैली करें, उन हदीसों की डिस्क्रिप्शन बताएं। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो P2 के अंदर मेजर, और Section 1 हम कर चुके हैं। Section 1 हम उसका एक सैंपल क्वेश्चन भी कर चुके। और बाकी जो दो थीम्स किए हैं, मेरा दिल तो नहीं था कि वो बाकी दो थीम्स भी आपको लिखाऊं। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था ना, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला। मेरा दिल नहीं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या प्योरिटी ऑफ हार्ट, इनके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन लिखवाऊं। मेरा दिल ये है कि वो क्वेश्चन आपको खुद बनाना आना चाहिए। लेकिन आपके चेहरे देख के, आपके एग्जाम्स के रिजल्ट देख के, आपके हालात देख के मुझे लगता है वो भी 3 सवाल मुझे ही लिखवा देने चाहिए। तो चूंकि एक सवाल बड़ी तफसील से लिखवा दिया, बाकी 3 सवाल लिखवाने के बजाय प्रिंटेड फॉर्म में देता हूँ कल और पढ़ा देता हूँ। उनको आप यहाँ पर अटैच कर लेंगे। क्या कर लेंगे यहाँ पर? दूसरा, हमारा जो मेजर सेक्शन है, जिस तरह P1 के अंदर मेजर सेक्शन था दूसरा, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान, इसी तरह इसके अंदर होता है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस। आप देख सकते हैं इसके अंदर दो बातें आ जाती हैं। हिस्ट्री के अंदर क्या आ जाता है? कंपाइलेशन। इस कंपाइलेशन वाले पार्ट में हमारे पास 3 सवाल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और खुलफाए राशिदीन की जिंदगी में हदीस की क्या कंपाइलेशन हुई। इसको हम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में जो कंपाइलेशन है वो, प्लस सहाबा की, कंपेनियंस की लाइफ में जो हदीसों की कंपाइलेशन है वो। दूसरा सवाल, फॉलोअर्स ऑफ सहाबा की जिंदगी में जो कंपाइलेशन होती है उसके ऊपर बनता। ताबईन उनको हम उर्दू में कहते हैं। तीसरा सवाल, तबा ताबईन की जिंदगी में जो कंपाइलेशन होती है उसके ऊपर होता है कि ये हदीसें कब इकट्ठी हुई। कुरान की कंपाइलेशन पे एक ही सवाल बनता होता, हदीस की कंपाइलेशन पे 3 सवाल बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, वो मुझे ना आप लोगों का एक CS का मॉक होना था ना।
कि भाई जो लोग कंपाइलेशन करते हैं वो कंपाइलेशन करते वक्त रूल क्या फॉलो करते हैं। देखो ना, हमने जब कुरान की कंपाइलेशन की थी, आपको याद है कि बेटा वो बंद करना, हजरत जैद बिन तलहा सर आपकी ने, स्क्रीन ही शेयर। सॉरी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वापस। जब कंपाइलेशन स्टार्ट हुई तो जिन्होंने लिखनी थी आयात, उन्होंने क्या उसूल तय किए कि हम सिर्फ वही वाली आयात को कुरान में सीक्वेंस में लिखेंगे, जोन सी आयात जिसके कम से कम दो कंपेनियंस जिसकी गवाही दे देंगे। याद है आपको ये बात? तो कोई रूल बनाया ना उन्होंने, उस रूल के तहत कंपाइलेशन की ना, और फिर उसके बाद उसकी जब कॉपीज बांटी तो किसी रूल के तहत बांटी ना। हर काम को करने से पहले उसके कुछ उसूल तय होते हैं। यहाँ तक कि हम क्लास के भी कुछ उसूल तय करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट होती है। अगर उसूल ना हो तो फिर क्लास नहीं कंडक्ट हो सकती। जैसे नमाज है, जमात के कुछ उसूल तय हैं, उस उसूल को फॉलो करेंगे तो जमात हो सकती है, वरना जमात नहीं हो सकती। आप अपनी अपनी अलग अलग नमाज पढ़ रहे हैं। आर वी क्लियर सो फार? इसी तरह हदीस की कंपाइलेशन के भी कोई रूल्स बने। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हर सेकंड पेपर में आया हुआ है वो क्या है? रूल्स ऑफ कंपाइलेशन। कौन सा सवाल है वो? आपने किस बेसिस पे कंपाइल, क्यों, कैसे डिसाइड किया आपने कि ये हदीस शामिल होगी या नहीं शामिल होगी? फिर आपने जब बुक लिखी तो उसको कंपाइल करते वक्त कौन सी थ्योरी को फॉलो किया? कंटेंट वाइज गए या कंपेनियन वाइज गए? ये बहुत उन तीन कंपाइलेशन के मेजर सवालों के अलावा ये एक सवाल है, ये हर सेकंड पेपर में नजर आएगा आपको। और इस सवाल को पूछने के उसके मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। उर्दू के पेपर में एक समरी का सवाल है। आप में से कौन बच्चा है जो उर्दू नहीं लेता? ये मैं इस्लामियत वालों में से पूछ रहा हूँ जो उर्दू की क्लास नहीं लेता। आप दोनों उर्दू की क्लास नहीं लेते, आपके लिए ये बात बताने लगा हूँ। बाकियों को शायद ये बात समझ होगी। समरी के क्वेश्चन में बेटा क्या गलती करते थे आप लोग? जब आप समरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, याद है आपके समरी के क्वेश्चन में आप पहले को गलती करते थे और मैंने चेक कर करके आपको बताया यार ये गलती नहीं करनी वरना पेपर में 0 नंबर आएगा इस क्वेश्चन में। किसको याद है वो क्या गलती है? ये वो गलती नहीं है लेकिन, हाँ, हाँ, शाबाश। समरी के सवाल में आपने समरी नहीं करनी होती। समरी के सवाल में समरी, सवाल जो पूछा गया होता है वो पूरे पैसेज की समरी का नहीं पूछा गया होता। पैसेज के अंदर डिस्कस हुए होते हैं 4-5 पॉइंट, किसी एक आध पॉइंट के बारे में पूछा होता है कि इसकी समरी करें, तो आपने सिर्फ उसी पार्ट को डिस्कस करना होता है। इस्लामियात में भी यही गलती करते हैं बच्चे। क्या गलती करते हैं? सवाल जिस बारे में पूछा गया होता है उन्हें याद आता है ये हमने किस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसका टोटल सारे का सारा आंसर लिख देते हैं, मार्क्स नहीं मिलते। जिस चीज पर प्राइमरीली फोकस करने के लिए उसने कहा था उसको फोकस ही नहीं करते, तो वो गुम जाती है बाकियों में, तो उसके मार्क्स भी फिर गुम जाते हैं। तो ये रूल्स वाले पार्ट में स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है। हम यहाँ पर बैठ के ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पेपर में सवाल क्या आना है, लेकिन हम पॉसिबल क्वेश्चंस के मुताबिक पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्म नॉलेज दे सकते हैं, सोचने का तरीका सिखा सकते हैं कि यार हर चीज की एक कॉज होगी, उसका एक इफेक्ट होगा। आपने कॉज भी डिस्कस करनी है, इफेक्ट भी डिस्कस करना है, फिर आप लेवल मार्किंग में ऊपर आएंगे। लेकिन उसने पूछा गया है, ये तो आपको उधर जज करना है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, टेस्ट में यहाँ पे ए ले लेते हैं, उधर जाके सी डी पे फंसे होते हैं। क्यों? पेपर भी पूरा भरा होता है। एक तो वो लोग हैं ना जो खाली छोड़ देते हैं, पेपर ही नहीं करते। माशाल्लाह है हमारे पास एक ऐसा भी लतीफा, पेपर ही खाली छोड़ के आया था। मैं नाम नहीं लेता लेकिन वो अब आज आया भी नहीं, मैं उसके पास खड़ा हो गया, आपको बताता है। पेपर पूरा फिल किया है लेकिन नंबर नहीं आई, क्यों? क्योंकि जो पूछा था वो नहीं बताया। क्योंकि जो पूछा था, मिसाल के तौर पे, भाई क्या नाम है आपका? अब मैंने इससे पूछा इसका क्या नाम है, इसने क्या बताया? आप सोचे मैं इसको पूछता इसका नाम और ये मुझे बताने लग जाता मैं बेटा किसका हूँ, मेरी कास्ट क्या है, मेरी रेस क्या है, मैं रहता कहाँ हूँ, तो ये 5-10 पॉइंट्स बता के मुझसे एक्सपेक्ट करता मुझे 5-10 पॉइंट बताए हैं, 5-10 मार्क्स मिलने चाहिए, मिलते? भाई जो पूछा वो तो बता, फिर उसके बाद एडिशनल बातें हैं बाकी। ऐसे पेपर में गड़बड़ होती है, कहाँ पे? स्पेशली हिस्ट्री वाले ऑफ हदीस के पार्ट में। इसके साथ लिखा हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस, ये सवाल एग्जैक्टली हम यही सवाल कर चुके सॉल्व कहाँ पे? कुरान के अंदर। कहाँ पे? कुरान के अंदर। क्या यहाँ पे वो क्या आपसे बेसिकली कह रहे हैं, हदीस की इंपॉर्टेंस क्या है लॉ मेकिंग में? शरी कुरान वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको लिखवा चुका कि असल सोर्स क्या है? कुरान असल सोर्स क्या है। लेकिन
कुरान से अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली, ऐसा नहीं है कुरान में क्लैरिटी नहीं है, ऐसा है कि आपको क्लैरिटी में नहीं मिली। यहाँ कुरान ने हर छोटी छोटी बात नहीं डिस्कस करनी, आगे कुर्सी पे लड़की ने बैठना है कि लड़के ने बैठना है, ये कुरान ने नहीं बताना। कुरान ने क्या बताना है? भाई इख्तलात ना हो, मिक्सिंग ना हो, साथ साथ ना बैठे हो। तो आप पीछे लड़कियों को बैठा के आगे लड़कों को बैठा लें, आप लड़कों को दाएं साइड पे बैठा के लेफ्ट पे लड़कियों को बैठा लें, आप लड़कियों को आगे बैठा के लड़कों को पीछे बैठा दें। ये किसके ऊपर आ गया? समझ? अब इनमें से कौन सा बेहतर तरीका है? इसकी रहनुमाई हमें हदीस से मिल सकती है। आप मेरी बात समझे? मैंने एग्जाम्पल दी, ऐसा नहीं है कि कुरान में लड़कियों को बैठाने के इस बारे में कोई रवायत है और हदीस में उसकी एक्सप्लेनेशन, मैंने एग्जाम्पल दी आपको। कुरान क्या समझाएगा? भाई चीजों को एक्सप्लेन करो तो ऐसे एक्सप्लेन करो कि बच्चों को समझ आ जाए। बेटा बाद में उसकी कटिंग कर लेना, पहले पढ़ लो। कुरान क्या बताएगा? कि बच्चों को समझ आनी चाहिए कि आप क्या बता रहे हैं। कैसे बताना है कि जिससे समझ भी आए, वो हमें सुन्नत से रहनुमाई मिलेगी। तो हम हदीस वाले पार्ट में भी यही सवाल आता है, पेपर 2 में भी ये लॉ का सवाल आता है। फर्क क्या होता है? उधर आपने ज्यादा डिटेल्स बतानी थी कुरान से रिलेटेड, इधर आपने ज्यादा डिटेल्स किसके बारे में बतानी है? इनफैक्ट पेपर में एक सवाल यह है, आप 3 एग्जांपल्स दें जहां पे हदीस की आपने कुरान के साथ हेल्प ली है लॉ बनाने में। तो आपको रवायात क्वेश्चंस के आंसर्स में से याद आना चाहिए कि किस किस क्वेश्चन में हमने कोई 3 ऐसी एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं कि कुरान में एक बात आई थी, लोगों ने उसके साथ हदीस को मिलाया तो उन्हें पता लगा इस पे अमल कैसे करना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? यहाँ हदीस से मुराद सुन्नत भी है। हाँ सर, मेरे पास ना इसमें सेव्ड है कहीं फोन में, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, हम क्लास चल रही है अगर। जी आर वी क्लियर सो फार? भाई साहब, सर यहाँ तक समझ आ गई है? सर समझ आ गई मेरी बात? कि ऐसे समझ आ गई? आप अपना काम करो, आप बातें कर रहे हो उसके साथ। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस में असल में बात क्या हो रही थी? इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्नत की बात करेंगे हम। अब हदीस और सुन्नत दो डिफरेंट बातें होती हैं। हदीस का मतलब खबर। खबर ये भी हो सकती है कोई साहबी कहे मैंने रसूलुल्लाह को ये करते देखा। खबर ये भी हो सकती है कोई साहबी कहे, ये हदीस की किताबों में लिखी हुई होती हैं बातें, कि मैंने फलां साहबी को ऐसा करते देखा, उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैंने रसूल को ऐसे करते देखा था। लेकिन सुन्नत से क्या मुराद है? वो चीजें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायद पहले से चली आ रही हैं, पहले भी अंबिया करते थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई लेकिन दरमियान में कहीं पे रुकी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान आपको क्या बताएगा? नमाज पढ़ो। कैसे पढ़नी है ये कहाँ से पता लगेगा? सुन्नत से। कहाँ से पता लगेगा? तो यहाँ थी। अब हम ओ लेवल वाले लेवल पे है ना, अभी 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 हम वो उलमा वाले लेवल पे नहीं गए। तो यहाँ पे हमारे लिए हदीस और सुन्नत एक ही बात है, होती नहीं है ये एक, होती अलग अलग चीजें हैं दोनों। सुन्नत को ज्यादा अथॉरिटी हासिल है हदीस पे, क्योंकि हदीस किसी ने बात बताई है, उसको बताते हुए गलत फहमी हो सकती है, उसको समझते हुए गलत फहमी हो सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात? और हदीस की फिर टाइप्स हो जाती हैं। एक हदीस वो होती है जो सुन्नत को डिस्क्राइब कर रही होती है, एक हदीस वो होती है जो सुन्नत को डिस्क्राइब नहीं। अब करबला वाले वाकयात आपको हदीसों से ही पता है या तारीख की किताबों से पता है, तो लिखी वो सही बुखारी में भी उससे रिलेटेड वाकयात लिखे होंगे। तो वो हदीस वो वाली हदीस नहीं है जो रसूलुल्लाह से रिलेट कर रही है डायरेक्ट। आर वी क्लियर सो फार? लॉ मेकिंग में किसको अथॉरिटी हासिल है? अल्लाह के रसूल को। किसको अथॉरिटी हासिल है? तो दूसरे सेक्शन में हम इस बात को डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर भी 2 सवाल बन जाएंगे एटलीस्ट। एक सवाल क्या? हदीस को कैसे एज अ सोर्स ऑफ लॉ आपने लेना है। दूसरा सवाल, हदीस के अलावा जो सोर्सेज ऑफ लॉ है उनको हदीस के साथ कैसे रिलेट कराना है। इसमें स्पेशली वो बात कर रहे होंगे इजमा और कियास की। इजमा और कियास डायरेक्टली हमारे सिलेबस में शामिल, लेकिन हमें पढ़ने पड़ते हैं क्यों? इसको समझाने के लिए कि हमें कोई चीज हदीस से भी ना मिल रही हो तो हम क्या करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा मेजर सेक्शन जो हमारे पास आता है बेटे, वो फिर हम निकल आते हैं हदीस से बाहर और लाइफ ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ्स। कैलिफ्स एक हदीस है बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे आपको याद है 10 ब्लेसेड कंपेनियंस हमने पढ़े थे। कई साहब आपको यूं तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि ये जन्नत में जाएगा, आप लिख नहीं रहे। तो लेकिन एक खास हदीस है कि जिस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा ही 10 नाम एक लिस्ट में वन बाय वन नाम लिए हैं, 10 कि ये सारे जन्नत में हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अशरा मुबशरा। फिर उस हदीस की वजह से 10 ब्लेसेड कंपेनियंस का सवाल बनता है। इसी तरह एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिपोर्टेड कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे बाद ना 40 साल खिलाफत राशिदा रहे, यानी ऐसे लोग खलीफा रहेंगे जो हक पर हैं, जो दीन में खराबी पैदा नहीं होने देंगे। उसके बाद फिर गड़बड़ शुरू होगी हुकूमत में। जी,
तो वो जो 40 साल हैं वो कहाँ पे खत्म होते हैं? अक्सर उलमा का ख्याल है वो 40 साल खत्म होते हैं पहले हजरत अबू बकर, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन चारों पे। बाज उलमा कहते हैं कि जी अगर काउंट करें तो उन 40 सालों में इनके बाद इमाम हसन का जो दौरे खिलाफत शुरू हो जाता है 10-12 महीने का या 8-10 महीने का, वो भी शामिल होता है, फिर कहीं जाके 40 महीने पूरे होते हैं, 40 साल पूरे होते हैं, ठीक है। हम लेकिन कैम्ब्रिज के सिलेबस में वही अक्सरियत उलमा वाली बात, हम पहले 4 खुलाफा ही पढ़ेंगे, उनके दौर में क्या हुआ। इसमें हर खलीफा के लिए 3 सवाल होंगे। पहला सवाल, उनकी लाइफ कैसी थी, एज अ जनरल वो कैसे हमारे लिए एक आइडियल पर्सन है, या क्या हम उनसे सीख सकते हैं, अच्छी बात है उनकी। दूसरा सवाल, उनकी लाइफ में जंगें कौन सी हुई, कहाँ कहाँ जंग लड़ी मुसलमानों ने, कैसे जीते हारे जो भी हुआ। और तीसरा सवाल, एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने क्या फैसले लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले आर डिफरेंट थिंग। साल के तौर पे ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है कि फौज जो है ये माले गनीमत से पैसे खाएगी या फौज की तनख्वाह लगानी है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है पुलिस का महकमा होगा कि नहीं होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है कहाँ कौन गवर्नर लगेगा। समझ आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले कौन से होते हैं। तो इसके ऊपर ये 3 सवाल हर खलीफा के बारे में बनेगा, तो 12 सवाल हमारे पास बन जाएंगे ये वाले। आर वी क्लियर? एंड फाइनली हमारे पास मेजर सेक्शन जो बनता है वो क्या बनता है, वो है आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब ये जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ है बेटे, इसकी तो इस्लाम में कोई बेसिस ही नहीं है। आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, आप लिख नहीं रहे। मैं दरअसल आपको ये बता रहा हूं कि आर्टिकल्स ऑफ फेथ कहीं ऐसा नहीं है कि कुरान में या हदीस में कहीं जो 6 आर्टिकल्स हमने पढ़ने हैं ऐसे ही अनलिस्टेड है। यस, किसी आयत में किसी का जिक्र है, किसी आयत में, जैसे 6 कलमे हैं ना हमारे, वो 6 कलमे का इस्लाम से कोई ताल्लुक, यानी इस्लामी कलमात हैं। लेकिन कहीं किसी हदीस में कहीं से ऐसा नहीं कि ये 6 कलमे मुसलमान को आते होने चाहिए। ये डिफरेंट जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कलिमात अदा हुए हैं। उलमा ने सोचा यार ये 6 बेसिक कलमे तो सबको आते होने चाहिए, इनकी सेंस। हमने क्या किया, उनको रट्टा मारना शुरू कर दिया, उनके अंदर लिखा गया वही सोचना ही बंद कर दिया। यार ये 6 बातें तो मुसलमानों को पता होनी चाहिए, उनका ईमान क्यों। जैसे ईमान मुफस्सल, एक मुफस्सल होता है, दूसरा कौन सा होता है, मुजमल। अब ये क्या है, कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही 4 उलमा ने सोचा कि यार ये होना चाहिए, बच्चे को ये पता होना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल्स और फेथ भी हमारे उलमा ने तय किया कि यार 6 बातों पे हर किसी का ईमान होना चाहिए, फिर वो मुसलमान, वरना वो मुसलमान नहीं। कुरान में कहीं इनमें से 4 पे का जिक्र है, कहीं 5 का जिक्र होगा, किसी हदीस में इनमें से 2 या 3 का जिक्र होगा, वगैरह वगैरह। है है ही नहीं। है कुरान में इनमें से 2-3, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा किसी हदीस में मौजूद, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह भी मौजूद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मौजूद है। उलमा ने सोचा इन्हें जोड़ के एक पूरा कलमा बना दिया जाए। हाँ। वरना मुसलमान होने के लिए पढ़ाते तो वो दूसरा कलमा है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। समझ रहे हैं मेरी सेंस आप क्या कह रहा हूं मैं। लेकिन कैम्ब्रिज का सिलेबस क्या कहता है भाई, जो उलमा में आम तौर पे तय हो चुकी बात कि भाई 6 आर्टिकल्स होते हैं फेथ के, वो आपने बच्चों को सिखाने हैं। तो हम 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ, इनमें से हर आर्टिकल पर एक सवाल बनता है। आर वी क्लियर? ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहां से हैं, ये एक हदीस है। हदीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर, ये एक मिसाल है, तमसील है, कि अगर आप मजहब को एक इमारत समझ लें, हर इमारत में आमतौर पे कितने स्टोन होते हैं बेटे, कितने पिलर्स होते हैं, एक, एक नहीं, किसी भी बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए कितने पिलर्स चाहिए, 4। तो इस्लाम अगर एक इमारत है तो इसको 5 पिलर्स चाहिए। कितने पिलर चाहिए? ये वो बड़े से टेंट वाला निजाम है। बड़ा सा जो टेंट लगता है ना, मार्की लगती है, उसमें एक दरमियान में भी पिलर लाजमी होता है। वो दरमियान का पिलर ना, वो सारे पिलर जाया हो जाते हैं, दरमियान वाला पिलर आप हटा दें नीचे गिर जाता है, राइट। तो इस्लाम में वो वाला दरमियान वाला पिलर पता कौन सा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो अल्लाह को एक नहीं मानता, अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही नहीं देता, पढ़ ले जितनी मर्जी नमाजें। फिल्मों में अमिताभ बच्चन को नहीं कभी आपने नमाज पढ़ते देखा? हाँ, है। नाना पार्टिकल नहीं, एक फिल्म में पूरी नमाज पढ़कर सुनाता है, कुल हु अल्लाहु अहद। ऋतिक रोशन को मैंने देखा है, एक फिल्म में दिखाते हैं मर रहा होता है, मरते मरते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुसलमान हो गया, नहीं हुआ ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वो एक पिलर सही हो तो नमाज भी ठीक, रोजा भी ठीक, हज भी ठीक, ज़कात भी ठीक। वो एक पिलर नहीं ठीक,
करी जो मर्जी फिर बिल गेट्स से ज्यादा तो कोई नहीं चैरिटी देता। वी क्लियर सो फार? ये 4 बेसिक सेक्शंस हैं P2 के। कोई कंफ्यूजन? इंशाल्लाह हम पहले वो 3 सवाल पहले सेक्शन के कल डिस्कस करेंगे, उसके ऑनवर्ड्स हम अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर इस्लामिया टुडे। अब इंग्लिश की क्लास की तरफ आते हैं।